क्लास में ना हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट सीखा था, तो ये है। मैं आप लोगों को भेज भी दूँगा अभी व्हाट्सएप पर। लास्ट क्लास में नहीं भेजा था मैंने, ये हमारा फॉर्मेट था। ये हम लोग ने सीखा था, ठीक है? तो अब इसमें ना हमने 1-2 चीज़ें जो हैं जैसे मैंने कहा था इंटरिम डिविडेंड क्या होता है बताऊँगा। यहाँ पर सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट क्यों नहीं आएगा, वो तो हमने डिस्कस कर लिया अभी कि क्यों नहीं आएगा। अभी ये इंटरिम डिविडेंड क्या होता है और वो यहाँ क्यों आता है या और कहीं पे भी आता है, क्या है? तो उसको भी हम सब डिस्कस करने वाले हैं। और जो सबसे ऊपर लिखा था ना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये आपको कहाँ से मिलेगा? इसमें क्या कुछ और भी एडजस्ट करना होता है, तो वो अब हम सीखने वाले हैं कि ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है, ये हमें कहाँ से मिलेगा? या क्या इसमें कुछ और भी कुछ चीज़ें प्लस माइनस करनी होती है क्या? तो ज़रा अब मैं आपको वो बताने वाला हूँ, ज़रा देखना आप, सुनना ध्यान से। मतलब मैं लिख रहा हूँ कि कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये आपको कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा? ज़रा सुनना। सबसे पहले तो मैंने आपको क्या कहा है, जब मैंने आपको कहा मशीनरी हमारी 1 लाख है, पिछले साल में 1 लाख लिखी है और इस साल में 1,50,000 लिखी है। तो हमने क्या कहा कि भई इस साल हमने परचेज़ करी होगी मशीनरी तभी तो 1 लाख से 1,50,000 हो गई, तो 50,000 की मशीनरी परचेज़ करी होगी। ऐसे ही हम नेट प्रॉफिट भी ढूँढेंगे, पिछले साल कितना था और इस साल कितना था उसको माइनस कर देंगे आपस में। मतलब क्या करूँगा मैं, क्लोजिंग सरप्लस क्लोजिंग सरप्लस कहते हैं प्रॉफिट को ना, या नेट प्रॉफिट कह लो या जो क्वेश्चन में लिखा होगा सरप्लस के नाम से या प्रॉफिट के नाम से, वो आपको पता चल जाएगा मतलब, ठीक है? क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस, ठीक है जी? ये आपको अमाउंट मिल जाएगा, आपको नेट प्रॉफिट या सरप्लस के नाम से दे रखा होगा। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग सरप्लस आ जाएगा ये। इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है, मैं बता रहा हूँ क्या-क्या चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है जी? इसमें आपने रिज़र्व्स ऐड करने हैं। रिज़र्व्स आपको पता है जैसे जनरल रिज़र्व या कोई और रिज़र्व दे रखा होगा, तो वो आपने इसमें ऐड करना है, ठीक है? ये तीनों को आपने प्लस कर देना है, ठीक है? रिज़र्व्स को मतलब ये रिज़र्व जो भी होगा रिज़र्व, जनरल रिज़र्व या कोई और, उनका भी डिफरेंस डिफरेंस मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है? और इसमें क्या-क्या आपने प्लस या माइनस करना है ज़रा सुन लो। ये सारे ऐड करने हैं, एक बता दिया, दूसरा आ गया इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है जी? हाँ, अभी बता रहा हूँ ना इंटरिम, ये ऊपर के तो 2 समझ आ गए ना। इंटरिम डिविडेंड देखो क्या है, इंटरिम डिविडेंड यहाँ पर क्या हुआ है, माइनस हुआ है ना, मतलब डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड चाहे पेमेंट ऑफ डिविडेंड डिविडेंड हो या पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड हो, वो क्या होगा आउटफ्लो है तो माइनस करेंगे। अगर आप ध्यान से देखो, डिविडेंड पेड हमने यहाँ माइनस करा था तो कहाँ पे प्लस कर दिया था? यहाँ पे डिविडेंड पेड हमने प्लस कर दिया था, कहीं दिखाया था ना मैंने आपको? ये रहा डिविडेंड पेड हमने क्या कर दिया था यहाँ पे प्लस कर दिया था, यही करा था ना? हाँ या ना? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डिविडेंड पेड हमने प्लस करा था, इसका रीज़न मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डिविडेंड पेड प्लस हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखो, इंटरिम डिविडेंड भी तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्लस हो रहा है और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट ही तो है। अब आप मेरी बात समझ रहे हो? डिविडेंड पेड यहाँ प्लस कर दिया और इंटरिम डिविडेंड पेड यहाँ प्लस कर दिया, तो आएगा तो वो यहाँ प्लस होकर ही ना, मेरी बात समझ गए? चाहे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्लस कर रहा हूँ या एक डिविडेंड यहाँ प्लस कर रहा हूँ, उसका इफ़ेक्ट तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस में ही आ रहा है ना। मेरी बात समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? इंटरिम डिविडेंड क्या होता है ये मैं थोड़ी देर में बताऊँगा, अभी बताने वाला हूँ। बट आपको ये तो पता चल गया ना कि डिविडेंड पेड हो, चाहे इंटरिम डिविडेंड हो, चाहे नॉर्मल डिविडेंड हो, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस ही हो रहा है। डिविडेंड प्ले पेड यहाँ प्लस हो रहा है और इंटरिम डिविडेंड जो है पे करा है हमने,
वो इस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्लस हो रहा है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो प्लस ही होकर आ रहा है ना, चाहे यहाँ प्लस हो रहा हो, चाहे इसके अंदर प्लस हो रहा हो। बात समझ आ गई? क्यों? क्योंकि वो एक्टिविटी किसकी है ये? ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड पेड करना एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इसलिए चाहे नॉर्मल डिविडेंड हो, चाहे इंटरिम डिविडेंड हो, यहाँ माइनस होएगा। और ये यहाँ माइनस हुआ है, इसलिए यहाँ प्लस होगा। यहाँ प्लस क्यों होगा? क्योंकि ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में माइनस हो रखा है। तो यहाँ भी माइनस हो रखा है, यहाँ भी माइनस हो रखा है, इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे प्लस करेंगे। अब डिविडेंड पेड को यहाँ प्लस कर देते हैं और इंटरिम डिविडेंड जो पे करा है, वो हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्लस कर देते हैं। लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो दोनों प्लस ही हो रहे हैं ना, अगर आप ध्यान से देखो तो। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, बड़ा आसान है। इंटरिम मतलब होता है बीच में, इंटरिम मतलब होता है बीच में। मतलब अभी मैंने आपको क्या कहा कि जो है कंपनी को कब देती है? साल के एंड में जब कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो कंपनी उसमें से कुछ प्रॉफिट जो है जो पार्ट होता है प्रॉफिट का, वो किसको बाँट देती है? शेयर होल्डर्स को, जिसको डिविडेंड कहते हैं। ले उसको कहते हैं फाइनल डिविडेंड, वो होता है फाइनल डिविडेंड। लेकिन कंपनी ना जैसे कंपनी को लगता है यार हमारा तो बहुत अच्छे प्रॉफिट हो रहे हैं, कंपनी की जब सेल होती है, तो उनको पता लग जाता है भई हमारे तो अच्छे प्रॉफिट हो रहे हैं, मतलब हम अच्छा कमा रहे हैं। तो कंपनी बीच में, साल के बीच में ना अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट बाँट देती है थोड़ा-सा। फाइनल डिविडेंड तो अलग बाँटती है बाद में, लेकिन कंपनी को लगता है यार साल के बीच में ही लगता है कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी सेल हो रही है, हमारे प्रॉफिट अच्छे हो रहे हैं। तो शेयर होल्डर्स को बीच में भी कुछ प्रॉफिट बाँट देना चाहिए। तो उसको कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। तो क्या फ़र्क पड़ेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में कि इंटरिम डिविडेंड हो या फाइनल डिविडेंड हो? कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? आप खुद सोचो। कैश फ्लो स्टेटमेंट में फ़र्क पड़ेगा, चाहे वो फाइनल डिविडेंड हो, चाहे इंटरिम डिविडेंड हो। दोनों तो पे हो रहे हैं ना, चाहे इंटरिम डिविडेंड हो, चाहे फाइनल डिविडेंड हो। दोनों क्या हो रहे हैं? पे हो रहे हैं। कंपनी के लिए क्या है? आउटफ्लो है। तो इसलिए ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएँगे दोनों? माइनस होएँगे, चाहे डिविडेंड फाइनल वाला हो, चाहे इंटरिम वाला हो। और यहाँ प्लस हो जाएँगे, कहाँ? इंटरिम डिविडेंड यहाँ प्लस हो जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, जो कि एक्चुअल में जाना ऑपरेटिंग में ही है। और जो वैसे नॉर्मल वाला डिविडेंड होता है, फाइनल डिविडेंड जिसको कहते हैं, वो ऑपरेटिंग में प्लस हो जाता है। तो वो ऑपरेटिंग में प्लस ही हो रहा है और ये भी ऑपरेटिंग में प्लस ही हो रहा है। बट ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर प्लस होके फिर ऑपरेटिंग में जा रहा है और जो फाइनल डिविडेंड होता है वो डायरेक्ट ऑपरेटिंग में लिखते हैं। कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर? ठीक है, क्लियर है। प्रोविज़न फॉर टैक्स, ये प्रोविज़न फॉर टैक्स जो है ना, करंट ईयर का, यहाँ लिख रहा हूँ करंट ईयर, ये यहाँ प्लस होएगा। ये क्यों होएगा? जब क्वेश्चन कराऊँगा ना, ये चीज़ तब क्लियर कराऊँगा। अभी आप थोड़ा-सा इसको, थोड़े जो अपने अंदर आप अपने पेशेंस रखो, बस आप समझो प्रोविज़न फॉर टैक्स जो करंट ईयर का है ना, वो यहाँ प्लस होएगा। क्या होता है प्रोविजन फॉर टैक्स? करंट ईयर का या प्रीवियस ईयर का क्या मतलब है? अगर करंट ईयर का यहाँ आ रहा है तो प्रीवियस ईयर कहाँ जाएगा? इसको थोड़ा-सा इसके लिए पेशेंस रखो। बस आप ये समझ लो प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर वाला यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है? और या फिर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मेड। क्वेश्चन में लिखा होगा प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का या प्रोविजन फॉर टैक्स मेड लिख रखा होगा। तो उन दोनों का मतलब सेम है, वो यहाँ प्लस ही होएगा। और एक लास्ट चीज़ और लिख रहा हूँ जो यहाँ पर अ प्लस होनी है, या वैसे तो वो नहीं लिखवा रहा मैं क्योंकि अब वो पेपर में आता है नहीं, तो इसलिए उसको लिख के कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो आप इसको ही कर दोगे प्लस इन सबको, तो आपका क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और जो ये वाला अमाउंट होएगा, ये वाला जो आपका अमाउंट आएगा, ये अमाउंट जाएगा कहाँ पे? ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये वाला अमाउंट जो यहाँ पर होगा ये जाएगा। अब अच्छा मान के चलो आपको जो क्वेश्चन आया उसमें ये, और ये तीनों दे ही नहीं रखे, तो फिर तो जो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग सरप्लस है, ये वाला जो अमाउंट है, ये वाला जो अमाउंट आएगा यही लिख देंगे डायरेक्ट यहाँ पर, जब क्वेश्चन में ये चीज़ें दे ही नहीं रखी होंगी। अगर इनमें से कुछ भी दे रखा होगा तो वो इसमें प्लस कर देंगे और जो अमाउंट आएगा वो यहाँ लिख देंगे। ये हमारा क्या आ गया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एनपीबीटी। शॉर्ट में क्या कह रहे हैं इसको? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एनपीबीटी। क्लियर है जी? अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ जी, ये रहा हमारा क्वेश्चन। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने बना लिया फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 42 कर रहे हैं हम 2020 की बुक के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन नंबर 40 कर रहे हैं हम 4040 2019 की बुक के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा हो गया फॉर्मेट। अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा देखो,
सबसे फॉर्मेट पे अच्छा एग्जाम में आपने ऐसे नहीं करना, पहले ऑपरेटिंग बना रहे हो, फिर इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग, फिर तो आपका 1 घंटे में ये कैश फ्लो का क्वेश्चन खत्म होएगा और फिर आपका पेपर छूटेगा बाकी। इसको किस तरीके से करना है आप देख लो, मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करता हूँ कि भई कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, ठीक है? ताकि आप भी उस तरीके से करके उसमें उसकी प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड बढ़ाओ। तो यहाँ पर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है? फिर उसके बाद कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बाद यहाँ बनेगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और फिर बनेगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। एक आपको वो दे रहा हूँ हिंट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे बड़ा बनता है, उससे छोटा फाइनेंसिंग बनता है और इन्वेस्टिंग तो सबसे छोटा बनता है, ठीक है ना? आपको एग्जाम में थोड़ा सा बता रहा हूँ आइडिया कि ऑपरेटिंग में ज्यादा आइटम आती है, इन्वेस्टिंग में सबसे कम आती है और फाइनेंसिंग में इन दोनों से बीच की होती है। और हालांकि आपको कैसे अंदाजा लग जाएगा, और जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप अच्छे क्वेश्चन कर लोगे ना, 6 7 8 क्वेश्चन बना लोगे, तो आपको भी पता चल जाएगा कि सर कितना कितना मार्जिन छोड़ना है। जैसे मैंने अभी छोड़ा है, ज़्यादा बना दो कोई नहीं, छोटा नहीं बढ़ना चाहिए, समझ गए ना बात? एक्स्ट्रा छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन छोटा बन गया फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए ज़रा अब हम क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे ज़रा देखना। यहाँ पे करके ना, ये देखो, अब इन तीनों का जब आप लोगों को याद है मैंने क्या कहा था, इन तीनों का टोटल आएगा, इन तीनों का टोटल आएगा, वो यहाँ आएगा। और इसके आगे क्या लिख दूँ मैं? क्या बताया था कल? नेट इंक्रीज़ या डिक्रीज़, नेट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इन कैश फ्लो in cash and cash equivalent, in cash and cash equivalent। उसके बाद इसमें क्या ऐड करते हैं? प्लस करते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और इन दोनों को जोड़ के क्या आ जाता है? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। याद करो, ये बताया था कल। और मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी, मैंने कहा था इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आंसर पता चल जाएगा कि ये नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आने वाला है। और वो कैसे पता चलेगा? ओपनिंग और क्लोजिंग कैश एंड इक्विवेलेंट से। अब देखो, क्या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है मैं क्वेश्चन में? तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सबसे नीचे लिखा हुआ है। तो वो कितना दे रखा है ओपनिंग और क्लोजिंग? 2019 और 2020 का कितना दे रखा है? 2020 का दे रखा है 95,000, तो वो क्लोजिंग हो गया, 95,000 लिख दिया यहाँ। और ओपनिंग कितना है? 70,000। तो क्या मुझे बता सकते हो हमारा तीनों एक्टिविटी का टोटल कितना आने वाला है? 95 माइनस 70 दैट इज 25। अब देख लो, हमें पहले पता चल गया। और अब तो आपको पता है हम इंडियंस क्या करते हैं, सर सॉल्यूशन निकाल देंगे हम, बस आंसर बता दो। तो आंसर मैंने आपको पहले बता दिया, 25,000 आंसर आने वाला है आपका। तीनों एक्टिविटी का टोटल कितना आने वाला है? 25,000। अगर 25,000 नहीं आया तो इसका मतलब आपने गलती करी है कहीं, क्योंकि इसमें तो गलती नहीं करी होगी आपने, 95 माइनस 70 में तो गलती नहीं करी, 25 ही आएगा ना पक्का। तो बस फिर अब इसको हम करना शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन कैसे करना है जरा सुनो। क्वेश्चन आपने कैसे करना है, सबसे पहले ना ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो होता है ना, वो निकालना है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो निकालना है। तो आप मुझे बताओ, मैंने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जो आइटम अभी आप लोगों को बताई थी, इनमें से क्या-क्या दे, ये तो पक्का दे रखा होगा, क्लोजिंग और ओपनिंग तो पक्का दे रखा होगा। क्या दे रखा है? हाँ, रिजर्व्स एंड सरप्लस के आगे सरप्लस लिखा है, और क्लोजिंग और ओपनिंग को अभी प्लस माइनस कर लेंगे। मैं पूछ रहा हूँ, क्या रिजर्व्स दे रखे हैं कोई? रिजर्व्स दे रखे हैं? नहीं दे रखे, रिजर्व्स नहीं दे रखे। रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर ही तो आएँगे रिजर्व, तो वहाँ तो सिर्फ सरप्लस लिखा हुआ है और कुछ है ही नहीं। क्या इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है? कहीं नहीं लिखा हुआ, ये हमेशा नीचे लिखा होगा।
इंटरिम डिविडेंड की बात हमेशा कहाँ लिखी होगी? बैलेंस शीट के नीचे लिखी होगी। तो बैलेंस शीट के नीचे इंटरिम डिविडेंड की कोई बात नहीं करी हुई। क्या प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है कहीं पे? आपको बैलेंस शीट के अंदर लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स, ये भी नहीं दिया हुआ, तो ये भी नहीं आएगा। क्या मेरे को इसमें ये बनाने की ज़रूरत है या मैं डायरेक्ट यहीं लिख दूँ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स? सीधा यहाँ लिख देता हूँ नेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि इसमें कुछ एडजस्टमेंट हुई नहीं, तो डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। डायरेक्ट क्या लिखूँगा? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो 1,83,000 माइनस 82,000 कितना आएगा ये? 1,01,000 1,01,000 रुपीज़ आएगा, मैंने लिख दिया। अब आपने देखो क्वेश्चन कहाँ से शुरू करना है, कैसे करना है, अब सुन लो। ये मैं आपको मैं अकाउंट्स बड़ी एक चीज़ लेके चलता हूँ, स्टेप वाइज़ लेके अकाउंट्स में क्या होती है, स्टेप वाइज़ मार्किंग होती है। तो मैं आप लोगों ने देखा होगा, अभी तक आपने पूरी 12th पढ़ ली मुझसे। मैं ज़्यादातर चैप्टर्स में, ज़्यादातर क्या मतलब समझ लो 99% मैं आपको क्वेश्चन जब कराता हूँ ना, उसकी टेक्नीक बताता हूँ जब, तो आपको स्टेप बताता हूँ कि भई पहले स्टेप में आपने ये कर देना है, दूसरे स्टेप में ये कर देना है, तीसरे स्टेप में ये कर देना है, चौथे में ये करना है, क्वेश्चन खत्म। क्योंकि कई स्टूडेंट्स को मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, उनको यही नहीं समझ आता कि सर हमें यही नहीं पता चला कि हम क्वेश्चन शुरू कहाँ से करें। तो मैंने तो आपको स्टेप बता रखे हैं, भई पहला स्टेप ये करना है, दूसरा ये करना है, तीसरा ये, चौथा, तो आपका क्वेश्चन खत्म। आपने स्टेप जब पकड़ रखे होंगे भई ये सर ने बताया हुआ था, तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। अब जैसे मैंने आपको अब इसमें पहला स्टेप क्या बताया? पहला स्टेप मैंने बताया भई पहले तो आप ये बना लो फॉर्मेट, और इनके पहले बना लेने हैं, ये नहीं एक-एक करके, तीनों एक्टिविटी पहले लिख दी। कितना गैप छोड़ना है वो भी मैंने आप लोगों को अंदाज़ा दे दिया। बाकी आपको एक्सपीरियंस कब होएगा? जब आप 6-7 क्वेश्चन कर लोगे, तब आपको भी पता चल जाएगा कितनी गैप छोड़ना है। अगली चीज़ क्या करनी है? फिर आपने ये आंसर निकाल लेना है पहले कि भई कितना आने वाला है। वो कैसे आएगा? क्लोजिंग ओपनिंग करके यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका। ये आपने कर दिया। फिर अब अगला स्टेप क्या करना है? सर हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है यहाँ पर। अगर कुछ नहीं दे रखा तो यहीं निकाल देंगे। अगर एक आध चीज़ प्लस माइनस करनी पड़े उसमें, जो मैंने 3-4 चीज़ें लिखवाई हैं, तो उसके लिए वर्किंग नोट्स बना देंगे, इससे अगले पेज पे यहाँ बना देंगे वर्किंग नोट्स कि भई कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें जो-जो चीज़ें प्लस होनी है वो निकाल के वो फिर यहाँ लिख देंगे। तो इसमें कुछ भी नहीं थी, यहाँ लिख दी। बस इतने स्टेप खत्म। अब आपको सीधा-सीधा क्वेश्चन करना है। कैसे? सीधा-सीधा क्वेश्चन करना है। क्या करना है? आपने ऊपर से शुरू हो जाना है बैलेंस शीट में। जो आइटम जहाँ आनी है उसको लिखते जाना है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने 11th क्लास में अगर मुझसे फाइनल अकाउंट्स पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो, मैं क्या करता था? मैं कहता था भई पहले एडजस्टमेंट खत्म कर लो नीचे वाली, फिर जो ऊपर लिखी है आइटम उनको उतारते जाओ। तो हमने जो बाकी काम था कर लिया, अब जो ऊपर आइटम लिखी हुई हैं, उनको उतारते जाएँगे। सबसे पहले शेयर कैपिटल दे रखी है। अच्छा, इन सब के आगे किसी का नोट नंबर नहीं दे रखा। आपको पता है ना, नोट नंबर में फिर नीचे डिटेल दी होती है। तो यहाँ पर तो अभी हम सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, पहला तो कोई नोट नंबर नहीं है। सीधा-सीधा वहीं पर ही आइटम दे रखी हैं। तो सबसे पहली आइटम जो हम पढ़ेंगे अब, वो है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल पिछले साल 2 लाख थी 2019 में, और अब 2020 में 2.5 लाख हो गई। तो आपके हिसाब से क्या हुआ ये? नहीं, शेयर कैपिटल इश्यू हुई है कि नहीं हुई है? इश्यू हुई है ना? हाँ, पैसा आया होगा, इन्फ्लो हुआ। कौन सी एक्टिविटी में लिखूँ, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग या ऑपरेटिंग? कहाँ बताया था मैंने? फाइनेंसिंग में पैसा इकट्ठा करना है, तो क्या लिखेंगे? प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर, बस इतना लिख दो, प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स। कितने रुपए लिखूं? कितने रुपए आए हमारे पास? 50,000 है। 2 लाख तो पहले थे, 2.5 लाख हो गए, तो इसका मतलब 50,000 हमने शेयर इशू करे होंगे। जब शेयर इशू करे होंगे तो हमारे पास 50,000 क्या आया होगा? कैश आया होगा, इनफ्लो हुआ होगा कैश का। तो हमने इस पे ध्यान नहीं देना शेयर इशू हुए हैं कि नहीं हुए, हमने देखना है शेयर इशू होने से कैश का क्या हुआ होगा, क्योंकि हम ये बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो हमारा ध्यान कैश पे होना चाहिए। तो कैश का इनफ्लो हुआ होगा, पहला खत्म। दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस, ये हम कर चुके हैं। ये कर चुके रिजर्व एंड सरप्लस। देखो अगला, अगले पे बढ़ते हैं हम। अगला है 15% डिबेंचर। तो डिबेंचर देखो जरा क्या हुए हैं। डिबेंचर क्या हुए हैं? पहले 50,000 थे, अब 80,000 के हो गए। तो क्या हुआ होगा ये? इश्यू करें, क्योंकि 50 से 80,000 हो गए, इसका मतलब हमने डिबेंचर और इश्यू करे होंगे, तो कैश का इन्फ्लो हुआ होगा। तो इसको भी यही लिखेंगे, प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर। कितने रुपए? 30,000 रुपए प्लस में, क्योंकि कैश का इन्फ्लो हुआ होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद लिखा है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स मतलब क्रेडिटर्स। अब ये क्रेडिटर्स कहाँ बताए थे मैंने? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी कहाँ आती हैं? ऑपरेटिंग में। मैंने यहाँ कुछ लिखवाया था कि डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये सब प्लस माइनस होते हैं। रटना नहीं है, कई स्टूडेंट रट लेते हैं कि डिक्रीज इन करंट एसेट प्लस होएगा, ये माइनस होएगा, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस, ऐसे रट लेते, रटना नहीं है। मैंने लास्ट क्लास में एक तरीका बताया था इसको याद करने का। अब हम उससे ही करेंगे। हमारे क्रेडिटर्स या फिर ट्रेड पेबल्स पिछले साल 1,10,000 रुपए के थे, अब 1,50,000 रुपए के हैं। तो कैश का इनफ्लो होगा या आउटफ्लो हुआ होगा? कैसा इनफ्लो कैसे? अब एक बात बोलता हूँ, उससे आपको समझ आएगा। पिछले साल हम लोगों ने पिछले साल में हमने लोगों के 1,10,000 रुपए देने थे और अब हमने उन लोगों के 1,50,000 रुपए देने हैं। तो अब ज़्यादा पैसे देने हैं, क्यों? उनसे हमने लिए होंगे ना इस साल में। मतलब आप ये समझो, मैंने आयुष को पिछले साल 1,10,000 देने थे, मेरा क्रेडिटर था वो। अब मैंने उसको 1,50,000 देने हैं, तो क्यों देने हैं और? क्योंकि मैंने उससे 40,000 इस साल और लिए होंगे, तो कैश का इनफ्लो हुआ होगा। तो इसको थोड़ा नीचे लिखना है, ठीक है? ये वाले नीचे लिखने हैं। तो ये क्या हुआ? प्लस में लिखेंगे। क्या हुआ है ये? इंक्रीज़ इंक्रीज़ इन ट्रेड पेबल्स। इंक्रीज़ इन ट्रेड पेबल्स कितने रुपए अमाउंट लिखूँ? 40,000 प्लस में। अभी तक सारी आइटम प्लस में आई हैं, कोई बात नहीं। अगला देखते हैं, अदर करंट लायबिलिटी। इसको भी आपने यही सोच के करना है माइंड में, क्या कि ये क्रेडिटर ही लिखे होंगे तो क्या करेंगे? क्योंकि सभी का सेम ट्रीटमेंट होएगा। पिछले साल हमारे 20,000 हैं और इस साल 12,000 हैं। तो इसको ऐसे समझ लो, पिछले साल हमने लोगों के 20,000 रुपए देने थे और इस साल हमने 12,000 देने हैं, तो इसको ना 8,000 रुपए दे दिए होंगे। तो 8,000 दिए होंगे तो क्या करूँ? कैश का आउटफ्लो होगा माइनस, और क्या लिखूँगा यहाँ पर? डिक्रीज़ इन अदर करंट लायबिलिटी, जो भी लिखा हुआ है, डिक्रीज़ इन अदर करंट लायबिलिटी 8,000 माइनस में आ गए। अब खत्म लायबिलिटी साइड, अब आते हैं एसेट साइड में। अब एसेट साइड ध्यान से देखो, ज़रा सुनना ध्यान से। फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल लिखी हुई हैं। पिछले साल 1,17,000 की थी, इस साल 2,74,000 रुपए की हैं। तो आपके हिसाब से कहाँ आएगा और क्या करूँ? ज़रा जल्दी बताओ। अच्छा, पिछले साल हमारे पास 1,17 थी, इस बार 2,74 की है। तो आप हिमांशु कहना चाह रहे हैं कि सर, हमने एसेट और खरीदी होगी, तो कैश का क्या होगा? इनफ्लो या आउटफ्लो? पैसा गया होगा। और ये किस एक्टिविटी में आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो अब हम क्या लिखेंगे? परचेज़ ऑफ टेंजिबल एसेट्स। परचेज़ ऑफ टेंजिबल एसेट्स। कितना आएगा अमाउंट? ज़रा देख लेते हैं। ये आएगा 1,17 और 7 24 54,000, 1 लाख 54 नहीं, 57, 1 लाख 57 और नेगेटिव में आएगा। एक बार और जोड़ दें, इतना ही आएगा। करीब 2 हो गए, 57 और 10 67 और 7 74, बिल्कुल ठीक है। 1,57,000। आगे बढ़ते हैं अब हम। फिर उसके बाद लिखे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। पिछले साल 55,000 की थी, इस साल 68,000 की है। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगी? तो आएगा कहाँ? वेरी गुड। तो अब हम यहाँ लिखेंगे परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और अमाउंट कितना आएगा? 13,000, 13,000 रुपीज, और ये आउटफ्लो होगा क्योंकि खरीदी है ना हमने, तो पैसे दिए होंगे। तो ये भी हो गया। उसके बाद आ गई करंट एसेट्स आ गई अब। अब करंट एसेट को भी कहाँ लिखेंगे? इधर ही लिखेंगे। करंट लायबिलिटी और करंट एसेट साथ-साथ आती हैं उन पर, वर्किंग कैपिटल जहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी आती है। तो सबसे पहले लिखा है इन्वेंटरी। तो पिछले साल 1,50,000 की थी, इस साल 2,06,000 की है। तो क्या होगा? कैश का आउटफ्लो होगा या इनफ्लो? वेरी गुड। पिछले साल हमारे पास 1,50,000 की इन्वेंटरी थी, इस बार 2,06,000 की, तो और खरीदी होंगी ना, तो और खरीदी होंगी तो कैश क्या होगा? गया होगा, आउटफ्लो हुआ होगा। कितने रुपीज़ का? 56,000 रुपीज़ का। तो यहाँ लिख देते हैं 56,000 रुपीज़, और यहाँ क्या आएगा ये? माइनस में आएगा, नेगेटिव में। तो यहाँ लिखूँगा माइनस
इंक्रीज इन, नहीं इन्वेंट्री नाम है जो वो लिखेंगे, ठीक है जी। अब लास्ट आइटम लिखिए मेरे ख्याल, क्योंकि उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो हम कर चुके हैं पहले ही, तो लास्ट आइटम बची है, जरा उसको देखते हैं कहाँ आएगी। लिखा है ट्रेड रिसीवर्स मतलब डेटर्स। पिछले साल लोगों से हमने 70,000 लेने थे, इस अब 32,000 लेने हैं, इसका मतलब हाँ, क्योंकि डेटर कम होगा इसका ना उनसे पैसे ले लिए होंगे, तो ये क्या करेंगे, प्लस करेंगे डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, और अमाउंट कितना आएगा, 70 32 38,000, 38,000 प्लस में है ना। और कुछ बचा है क्या, नहीं बचा। एक चीज ना बची है, जरा आप लोग उसको समझना ध्यान से, वो एक चीज क्या बची है, यहाँ लिखा था 15% डिबेंचर्स, तो कहीं पर लिखा नहीं, लेकिन जब आगे परसेंटेज लिखी होती है, याद है आप लोगों ने, सुनो 11th क्लास में भी आप लोगों ने जब फाइनल अकाउंट पढ़ा था, तो अगर किसी लोन के आगे लिखा आ जाता था परसेंटेज, तो मैंने क्या बताया था उस टाइम पे भी, कि ये अपने आप में एक छुपी हुई हिडन एडजस्टमेंट है जो हमें खुद करनी पड़ती है। तो ये भी एक ऐसी एडजस्टमेंट है। 15% डिबेंचर, तो अब आप मुझे बताओ 15% जो है ना, जो आप इंटरेस्ट लोगे वो 80,000 पे लोगे या 50,000 पे, बताओ जरा सोचो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप 15% जो इंटरेस्ट निकालोगे ना, वो 50,000 पे निकालोगे या 80,000 पे निकालोगे, क्योंकि आपको डिबेंचर की तो 80,000 पे निकालोगे। रीजन, करंट ईयर नहीं, मेरी बात सुनो, नहीं ड्यूरिंग द ईयर कौन सी तारीख को, क्वेश्चन में तारीख तो नहीं लिखी हुई। एक बात समझो, हिमांशु की बात मैं कैसे मान लूं, मैं आपको दो डेट लेके चल रहा हूँ, 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2020, है ना, यही दो डेट दे रखी है ना हमारे इसमें। अब इसको 1 अप्रैल 19 मान लो या 31 मार्च 19 मान लो, बात एक ही है, मतलब ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। वो कह रहा है कि साल की शुरुआत में आपके पास इतने डिबेंचर थे, साल के एंड में 80,000 है। अब आपको क्या पता कि जो 30,000 के डिबेंचर और इश्यू हुए हैं ना, हाँ जी, मैं सवाल ये कर रहा था आप लोगों से कि साल की शुरुआत में तो मेरे 50,000 के डिबेंचर हैं, और साल के एंड में मेरे 80,000 के डिबेंचर हैं। अब ये 30,000 के डिबेंचर जो इश्यू हुए हैं ना, वो साल के यहाँ हुए हैं कभी भी, क्या पता यहाँ हुए हो, क्या पता यहाँ या यहाँ हुए, हमें नहीं पता। अब आप मुझे खुद बताना सोच के, अगर डिबेंचर जो है ना, जो 30,000 के डिबेंचर इश्यू हुए हैं, क्या पता वो इसी दिन हुए हो, बिल्कुल क्लोजिंग पे हुए हो, क्या पता 30,000 के जो डिबेंचर इश्यू हुए हैं वो बिल्कुल लास्ट में हुए हो, यहाँ पर इश्यू हुए हो। तो आप मुझे तो पूरे साल डिबेंचर कितने के चलते रहे, पूरे साल कितने के डिबेंचर चलते रहे होंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, 50 के या 80 के, तो आप मुझे बताओ पूरे साल 50,000 ही आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहा, तो हमें इंटरेस्ट भी कितने पे देना चाहिए, 50 पे या 80 पे। मैंने हिमांशु को 50,000 रुपए लोन दिया 1 अप्रैल 2019 को, 50,000 रुपए लोन दिया, ठीक है जी। और एक साल बाद, एक साल पूरा बीत गया, तो मैं हिमांशु से इंटरेस्ट 50,000 पे लूंगा या किसी और अमाउंट पे लूंगा, बताओ मुझे। मैं एक, हाँ अब फिर एक एग्जांपल लो हिमांशु का। हिमांशु ने मुझसे 50,000 रुपए लिए साल की शुरुआत में, और पूरा साल बीत गया, और 30 मार्च को, मतलब एक दिन पहले या 31 मार्च को ही मान लो, हिमांशु ने मुझसे 30,000 रुपए और लिए, तो मैं हिमांशु से पूरे साल का ब्याज इस 30,000 पे भी लूंगा या सिर्फ 50,000 पे लूंगा, क्योंकि पूरे साल तो ड्यू 50,000 थे ना, कि जो 30,000 उसने आज लिए उसका भी ब्याज ले लूं पूरे साल का। मेरी बात समझ रहे हो, जिस मैंने आपको लोन दिया तो लोन जितना ड्यूरेशन उसकी होगी उसके बाद ही तो ब्याज लूंगा आपसे, इंटरेस्ट लूंगा, या आज मैं आपको 30,000 रुपए दूंगा और आप मेरे को कल वापस कर दोगे, तो मैं आपका साल का ब्याज ले लूंगा आपसे। मेरी बात समझ रहे हो, मैंने हिमांशु को 30,000 रुपए वो दिया, लोन दिया आज, हिमांशु ने कहा सर एक साल बाद दूंगा, तो मैंने हिमांशु को भाई एक साल बाद दोगे ना, तो 30,000 रुपए प्लस उस पे जो एक साल का इंटरेस्ट बनेगा वो भी देना पड़ेगा।
और हिमांशु मुझसे आज 30,000 ले जाता है और कल ही मुझे वापस कर देता है 30,000 रुपए, तो क्या मैं उससे इंटरेस्ट भी लूंगा पूरे साल का, जब उसने पैसे मेरे को अगले दिन ही वापस कर दिए? तो 1 साल तक उसके पास मेरे पैसे रहते तो ही तो मैं इंटरेस्ट लेने का हकदार हूं। यस और नो? अब ऐसी ये 50,000 और 80,000 वाली बात है। मैंने डिवेंचर इशू करे 50, मतलब मेरे ओपनिंग डिवेंचर थे 50,000 के, पूरे साल चलता रहा और लास्ट में बिल्कुल एक दिन पहले और डिवेंचर इशू कर दिए तो 80,000 के हो गए। तो पूरे साल ड्यू अमाउंट कितना रहा डिवेंचर होल्डर्स को? 50,000 या 80,000 पूरे साल? तो इंटरेस्ट भी कितने पे करना चाहिए मुझे? 80,000 पे तो मैं अगले साल का पे करूंगा ना। अब यहां से जब अगला साल शुरू होगा तो मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है डिवेंचर का? 80,000। तो पूरे साल 80 रहेगा, तो मैं तब 80,000 पे अगले साल दूंगा ना। आज कैसे दे दूंगा? लेकिन आप कहोगे सर आप तो ये एजम्पशन मान रहे हो कि डिवेंचर लास्ट डेट पर इश्यू हुए हैं, इसलिए आप कह रहे हो कि 50,000 पे लगा दें। हिमांशु कहता है सर मैं तो ये मान रहा हूँ कि 1 अप्रैल को 50,000 के डिवेंचर थे ना, और 30,000 के डिवेंचर जो इश्यू हुए वो 2 अप्रैल को ही हो गए। तो पूरे साल आउटस्टैंडिंग कितना चला अब? 50,000 या 80,000? जब साल की शुरुआत में मैंने 30,000 और तो 80,000 हो गए। तो अब हिमांशु कहता है सर उस हिसाब से तो 80,000 पे लगाओ। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ भाई साल खत्म होने के एक दिन पहले डिवेंचर इशू हुए होंगे, तो पूरे साल तो 50,000 आउटस्टैंडिंग रहा, तो 50,000 पे इंटरेस्ट लगना चाहिए। हिमांशु कहता है कि सर क्या पता 2 अप्रैल को 1 अप्रैल के अगले दिन ही 30,000 डिवेंचर इशू कर दिए और पूरे साल आउटस्टैंडिंग 80,000 रुपए रहा, तो 80,000 पे लगना चाहिए इंटरेस्ट। अब आयुष ने बीच में आया। आयुष कह रहा है आप दोनों क्या सर, मेरी भी तो सुनो। 1 अक्टूबर 2019 पे आ जाओ। वो कहता है सर क्या पता यहां पर 30,000 रुपए के डिवेंचर इशू करे हो, तो यहां से लेके यहां तक तो 50,000 आउटस्टैंडिंग रहा 6 महीने का, और यहां से लेके यहां तक 80,000 आउटस्टैंडिंग रहा 6 महीने का। तो इस 6 महीने पे 50,000 के हिसाब से इंटरेस्ट लगाओ और इस 6 महीने पे 80,000 के हिसाब से इंटरेस्ट लगाओ। अब हम किसी के पास गए, अब वो कह रहे भाई तीनों की बात तो सही है। कह रहे रजत सर आपकी बात भी सही है, क्या पता साल के एंड में इशू हुए हो, तो पूरे साल आउटस्टैंडिंग 50,000 रहा, उस पे लगना चाहिए। फिर वो हिमांशु कहते हैं हिमांशु आप भी ठीक कह रहे हो, क्या पता साल की शुरुआत में इशू हो गए हो डिबेंचर और पूरे साल आउटस्टैंडिंग 80,000 रहा हो, तो 80,000 पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और आयुष की बात भी ठीक है कि जब रजत सर और हिमांशु एज्यूम कर रहे हैं, तो आयुष क्यों नहीं कर सकता एज्यूम? आयुष कह रहा है कि सर क्या पता 6 महीने बाद इशू हुए हो, तो 6 महीने तो 50,000 आउटस्टैंडिंग रहा और फिर अगले 6 महीने 80,000 आउटस्टैंडिंग रहा, तो 6 महीने तो 50,000 पे इंटरेस्ट देंगे और 6 महीने 80,000 पे देंगे। अब किसकी बात मानी जाए? अगर इंटरेस्ट 15% मान के चलो, सुनो 15% लेके चलते हैं। 15%, अगर मैं 15% 50,000 पे लगाता हूं तो 7,500 रुपए आता है। अगर मैं 15% 80,000 पे लगाऊं तो 12,000 आता है। और अगर मैं आधा आधा करूं तो कितना आएगा फिर? तो उसका भी कुछ आएगा, मतलब अभी हम नहीं निकाल रहे वो अमाउंट, मान के चल लेते हैं 10,000 आएगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10,000 आएगा। अब मेरे पास 3 अमाउंट आ गए, 7,500, 12,000 और 10,000। कौन सा अमाउंट लूं मैं? जो 7,500 मैंने निकाला वो, या जो आयुष कह रहा है 12,000, सॉरी हिमांशु कह रहा है 12,000 वो, या आयुष कह रहा है 10,000 वो? क्या मानूं मैं? बड़ी कंफ्यूजन है सर। नहीं जी, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, हम तीनों का आंसर सेम आएगा। देखो कैसे, क्या है ये? इंटरेस्ट पेड आया ना, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, कहाँ आएगा ये? फाइनेंसिंग में, इन्वेस्टिंग में कि ऑपरेटिंग में? कहाँ लिखूं? फाइनेंसिंग में क्या लिखूं? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। कितना लिख दूं? मैं अपने वाला लिख देता हूं 7,500। मैंने क्या कहा था? 7,500। प्लस में लिखूं माइनस में? माइनस में, क्योंकि पे करा है। अगर मैं यहाँ 12,000 भी लिख देता या 10,000 भी लिख देता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे करा है ना, वो ऑपरेटिंग में प्लस होता है। यस और नो? इंटरेस्ट पेड ऑपरेटिंग में प्लस होता है कि नहीं होता? इंटरेस्ट पेड ऑपरेटिंग में प्लस होता है कि नहीं होता? क्यों? क्योंकि ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में माइनस हो रखा है और यहां भी माइनस कर दिया हमने, तो दो जगह थोड़ी माइनस होएगा। तो यहां पे हमें वापस क्या करना पड़ेगा?
प्लस करना पड़ेगा। और क्या लिखूंगा? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 7,500 प्लस में। अब मुझे बताओ क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ 7500 माइनस लिखा, यहाँ 7500 प्लस लिखा, यहाँ 12,000 माइनस लिखा, यहाँ 12,000 प्लस लिखा, यहाँ 10,000 माइनस लिखा, यहाँ 10,000 प्लस लिखा। ये तो कट ही जाएंगे ना जब इन सब का टोटल करूंगा बाहर। कोई फर्क पड़ेगा? इसका इफेक्ट तो जीरो ही आ रहा, नहीं आ रहा। 12 12 7500 7500 10,000 10,000 प्लस माइनस, क्या इसका इफेक्ट जीरो हो जाएगा या नहीं? तो इसलिए आप तीनों में से कुछ भी ले सकते हो, उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको नीचे एग्जाम में नोट देकर आना पड़ेगा कि इट इज एज्यूम्ड दैट द डिवेंचर्स आर इशूड ऑन द ओपनिंग डेट ऑफ द ईयर, ऐसे करके। या आप क्लोजिंग मान रहे हो तो क्लोजिंग लिख कर आओगे। बट फिर भी हम क्या मानते हैं जनरली? हम यही मानते हैं कि साल की ना शुरुआत में ही हो गए होंगे। हम यही एजम्पशन मान के चलते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स यही एजम्पशन मानते हैं और टीचर भी कहते हैं कि यही एजम्पशन लेके चलो। तो इसलिए मेरे वाला जो मैंने कहा है ना कि साल की सॉरी मतलब साल के एंड में इशू हुए हैं, हमने मेरे वाले में क्या माना है मैंने कि साल के एंड में इशू हुए हैं। पूरे साल 50,000 रहे और 30,000 कब इशू है? साल के एंड में। तो यही जनरली एजम्पशन मानी जाती है। फिर भी कह रहा हूं, अगर आप दूसरे अपनी वाली एजम्पशन भी मान लोगे 12,000 वाली भी, तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, आपको भी पूरे नंबर मिलेंगे। पर एक प्रायोरिटी प्रेफरेंस वाली बात होती है जो मैंने कह दी। अब जरा इसको करते हैं सॉल्व। क्या कुछ और रह गया है? मेरे हिसाब से अब तो और कुछ नहीं रह गया है। अब जरा इसका टोटल करते हैं, इसका, इसका और इसका। तो सबसे पहले इसका करें, कितना आएगा? जरा थोड़ा सा मेरी हेल्प करो, आप लोग भी करो जरा। इनका इनका टोटल करो, कितना आएगा? एक लाख 22,500 आ रहा है, 1,22,500 प्लस में। हाँ, पहले इसके आगे क्या लिखूं? हाँ, इसके आगे क्या लिखूं? पहले एक मिनट। प्लस में आ रहा है तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आपने एग्जाम में पूरा लिखना है, जो मैंने ओपी लिखा है आपने पूरा लिखना है। ये आ गया इसके आगे। अब ये आ रहा है 1,70,000 माइनस में। तो इसके लिए क्या बताया था मैंने, क्या लिखेंगे जो माइनस में आएगा? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये आ गया। और ये कितना आ रहा है? 80 माइनस 2,500 आएगा इन सबको को करके। 82, वही मैं कह रहा हूँ ना, 82,500, 82,500। क्या लिख दूं? 72,000। आयुष की आवाज कटती है इसमें। 72,500। तो इसके आगे क्या लिख दूं? प्लस में आ रहा है तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब दिस दिस एंड दिस 25,000 आ रहा है तो फिर तो ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो हमने कहीं पे गड़बड़ करी है। 1,22,500 और 72,500 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? जरा जोड़ के देखते हैं कितना आएगा। 3 और 2 5, 2 और 7 9, और 1,95,000 आ रहा है। 1,95,000 में 1,70,000 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 25,000 प्लस का। क्या 25,000 प्लस का आ रहा है? हाँ, इसका मतलब हमने ये क्वेश्चन सही कर दिया है। क्या कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ कमी लगी हो कि सर ये नहीं समझ आया वो नहीं समझ आया, तो आप पूछ सकते हो।